एक आदमी सिर्फ एक शादी में शामिल होने आया था, लेकिन वहां उसे अचानक एक कातिल ने निशाना बना लिया। वो इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई, मगर उसके पास खड़ी माँ बिल्कुल भी घबराई नहीं। पास की पहाड़ी पर एक स्नाइपर छिपा हुआ था। उसके पास गोलियां सीमित थीं, इसलिए उसे बार बार मैगजीन बदलनी पड़ रही थी। बेटा एडवर्ड समझ नहीं पा रहा था कि गोलीबारी के बीच भी उसकी माँ इतनी शांत क्यों है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जूली खुद भी एक पेशेवर कातिल थी। किसी भी कदम उठाने से पहले उसे अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। वो जानती थी कि स्नाइपर हर 5 गोली चलाने के बाद करीब 8 सेकंड का वक्त लेगा गोली बदलने में। एडवर्ड भले ही डरा हुआ था, लेकिन उसने माँ की बात मानी और छिप गया। अब जूली ने कार्रवाई शुरू की। कातिल पहाड़ी पर था और उसके पास कोई दूर तक मार करने वाला हथियार नहीं था, इसलिए उसे कार की जरूरत थी ताकि वो वहां तक पहुंच सके। मौका देखते ही जब कातिल ने 5 गोली चला ली, जूली तुरंत भागकर एक लाश के पास पहुंची और उसके कपड़ों में चाबी ढूंढने लगी। सौभाग्य से वो आदमी कद काठी में बड़ा था और उसकी लाश ने जूली को पूरी तरह ढक लिया। जूली ने चाबी निकाली और झटपट कार स्टार्ट कर दी। स्नाइपर का निशाना बहुत सटीक नहीं था, उसे चलती चीजों पर गोली चलाने की आदत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जूली की कार उसकी तरफ बढ़ी, दूरी घटती गई और खतरा बढ़ता गया। टकराव इतना जोरदार था कि जूली बेहोश हो गई। कातिल ने मौका देखकर स्नाइपर राइफल फेंक दी और पिस्तौल निकालकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वो अभी नया था, जूली को मारने वाले जैसे नहीं। जूली 30 साल से ज्यादा वक्त से इस खेल में थी और उसकी ताकत सिर्फ किस्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में कातिल खत्म हो गया। जूली के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बेटे की उलझी नजरों को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अब सबसे जरूरी है यहाँ से निकल जाना, क्योंकि कातिलों की दुनिया का एक नियम होता है, अगर कोई मिशन फेल हो जाए तो और ज्यादा कातिल पीछे भेजे जाते हैं। इसी बीच नीचे का शादी वाला इलाका खून से लाल हो चुका था। दुल्हन शादी के कुछ ही पल बाद विधवा बन गई थी। सब लोग अभी एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि तभी कुछ काले कपड़ों वाले लोग अंदर घुसे। उन्होंने खुद को इंटरपोल बताया और पूछा कि क्या यहाँ कोई ब्रिटिश औरत है। एक बुजुर्ग आदमी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने तो अभी अभी पुलिस को फोन किया था। क्या अब पुलिस इतनी जल्दी पहुँचने लगी है? अचानक फिर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। जो लोग अभी बचकर निकले थे वो दोबारा निशाना बन गए। चीखों के बीच एक काले युवक ने एक बुजुर्ग को सहारा दिया और जल्दी जल्दी पूछा, वो ब्रिटिश औरत कहाँ है? बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से पहाड़ी पर बनी छोटी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला उसे छोड़ देगा, लेकिन जवाब में बस एक गोली की आवाज आई। पूरा शादी का मैदान अचानक शांत हो गया। बस पास की किराने की दुकान वाला ल्यूक किसी तरह जिंदा बच गया। उधर जूली और उसका बेटा हांफते हुए लकड़ी के घर में लौट आए। बेटे की मदद से जूली ने सोफे के नीचे से अपना हथियार निकाला, लेकिन ये देखकर एडवर्ड बिल्कुल टूट गया। अब वो सच्चाई जानना चाहता था। जूली के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने खुद के बारे में बताना शुरू किया। असल में कातिल इस पेशे में रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अब तक कोई भी जिंदा नहीं बचा जो रिटायर हो पाया हो। लेकिन जूली एक अपवाद थी। 30 साल पहले वो एक मिशन के दौरान घायल हो गई थी और उसी के बाद एडवर्ड का जन्म हुआ। बेटे की सुरक्षा के लिए जूली ने 30 साल मेहनत की ताकि वो चैन से जी सके और खुद रिटायर हो पाए। लेकिन हर उस बच्चे की तरह जिसका पिता नहीं होता, एडवर्ड बड़ा होकर अपने असली पिता की तलाश में लग गया। इस बार उसने हिम्मत जुटाई थी ताकि माँ से कुछ सुराग मिल सके, मगर जूली अब पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती थी। उसने बस कहा, अब जब तुम यहाँ हो तो थोड़ा आराम करो। असल में एडवर्ड अपने पिता का नाम इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसने एक लड़की से प्यार किया था और अब शादी करने वाला था। वो चाहता था कि शादी में दोनों माता पिता का आशीर्वाद मिले। जूली ये सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी उस आदमी का नाम लेने से इनकार कर दिया। इतने में घर का फोन बज उठा। कॉल उसी कातिल संगठन से था। उन्हें फिर से उसकी जरूरत थी। जूली ने मना करने की कोशिश की, लेकिन इस बार शर्तें इतनी लुभावनी थीं कि वो इनकार नहीं कर पाई। उसी वक्त उसका बेटा शादी की तैयारी में था और माँ होने के नाते जूली चाहती थी कि उसके लिए थोड़ा और पैसा जोड़ ले। रात को उसने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पुराना हथियार निकाला। फोन पर कही बात सही थी। जूली को अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी जब वो मौत के साए में जीती थी, इसलिए उसे दोबारा पार्ट टाइम कातिल बनने में कोई परेशानी नहीं थी। इस बार उसका टारगेट था समुद्र में एक जहाज पर मौजूद आदमी। वो बहुत दूर नहीं था, बस एक ट्रिगर दबाना था और काम खत्म। लेकिन जूली को कुछ अजीब लगा, खासकर फोन पर उस आदमी की आवाज। वो पहले जैसी नहीं थी। उसने फौरन वापस कॉल किया। सामने वाले ने छिपाने की कोशिश भी नहीं की, बस कहा, कातिल तो बस एक मोहरा होता है, उसे चलाने वाला कौन है?
ये पूछने की जरूरत नहीं। जूली ने ये सुनकर काम छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि संगठन अब पहले जैसा नहीं रहा। शायद किसी ने उसे पूरी तरह साफ कर दिया है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो लोग इतना नीच कदम उठाएंगे। संगठन ने खुद उसके पीछे कातिल भेज दिए ताकि जूली और उसका नाम दोनों हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं। फिर भी एक औरत होकर इस दुनिया में 30 साल तक जिंदा रहना ही अपने आप में एक जीत थी। जूली अब सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा कर रही थी। उसने कहा, उनके सिर को निशाना बनाओ, बस सिर को। वे लोग अब एक सुनसान टापू पर फंसे हुए थे। सिर्फ भागना कोई हल नहीं था। टापू के सारे लोग शादी में मारे जा चुके थे। अब सवाल था कि वे नाव कहां से लाएंगे। नाव की बात आते ही जूली को कल रात की वो यॉट याद आ गई। वही उनकी आजादी की आखिरी उम्मीद थी। वो बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर किनारे पहुंची और बिना कुछ कहे जूते उतारकर सीधे पानी में कूद गई। यॉट किनारे से ज्यादा दूर नहीं थी। वे आराम से तैरकर वहां तक जा सकते थे। एडवर्ड अभी सोच ही रहा था कि शादी से बचा हुआ वो आदमी भी तुरंत समुद्र में कूद गया। अब एडवर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो भी माँ के साथ पागलों की तरह तैरने लगा। करीब आधे घंटे बाद यॉट पर बैठी एक औरत अचानक हैरान रह गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। क्यों जानी पहचानी, ये एडवर्ड ने खुद बताया। माँ, ये है केलर, मेरी मंगेतर, और केलर, ये है मेरी माँ। हाय हाय। जूली ने खुद को जल्दी संभाल लिया। वो जानती थी कि उसका बेटा नहीं चाहेगा कि मंगेतर को पता चले उसकी माँ एक कातिल है। इसलिए उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे किसी मिशन का कॉल कभी आया ही नहीं था। लेकिन जब सब लोग शादी में हुई गोलीबारी पर चर्चा कर रहे थे, जूली ने समुद्र में एक स्पीड बोट को आते देखा। वो शायद उसी संगठन के लोगों की थी, यानी एक और कातिल रास्ते में था। हालांकि जूली इस दुनिया में 30 साल से थी और उसके कुछ पुराने दोस्त भी थे। उसे यकीन नहीं था कि कोई दोस्त सिर्फ पैसों के लिए उसे धोखा देगा। तभी सामने से आवाज आई, जूली मेरी दोस्त है। जूली ने फिर भी यकीन नहीं किया, क्योंकि कातिल कभी किसी पर भरोसा नहीं करते। दोस्ती जैसी चीज बस बच्चों को खुश करने के लिए होती है। माहौल भारी होता जा रहा था तो उस आदमी ने आगे बढ़कर कहा, इस बार का इनाम इतना नहीं कि मैं दोस्ती बेच दूं। मैं तो बस तुम्हें सावधान करने आया हूँ, और साथ में वो पुराना $10 वाला दाम भी पूरा करने। जूली का शक धीरे धीरे कम हुआ। लगता था कि वो सच में उसे धोखा देने नहीं आया। लेकिन तभी एडवर्ड वहां आ पहुंचा। तुम कौन हो? मैं शॉन हूँ। शॉन? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। चुप रहो, जूली ने गुस्से में कहा। वो तुम्हारे पिता नहीं है। जूली नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उस आदमी के ज्यादा करीब जाए, क्योंकि शॉन उसका पुराना साथी था, लालची, औरतबाज और बिल्कुल भरोसे लायक नहीं। अब नाव पर एक और कातिल बढ़ गया था और बाकी लोगों को यही समझाया गया कि टापू पर आतंकवादियों ने हमला किया है। अब सबके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सब लोग नाव पर ही शरण लेने आ गए। एडवर्ड की वजह से केलर ने सबका अच्छे से स्वागत किया, लेकिन शॉन तो खुद को मेहमान मानने के मूड में नहीं था। उसने हंसते हुए केलर से कुछ अजीब सा इशारा भरी बात कह दी। केलर को अब तक पता ही नहीं था कि उसकी होने वाली सास कभी स्नाइपर राइफल से उसी पर निशाना साध चुकी है। वो तो बस समझ रही थी कि सास का स्वभाव थोड़ा सख्त है। लेकिन बातों बातों में माहौल अचानक बदल गया। शॉन को एक मैसेज आया और उसके चेहरे का रंग पल भर में उतर गया। जूली ने ये सब तुरंत भांप लिया। उसके मन में कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और जैसा उसने सोचा था, कुछ ही मिनटों बाद जहाज पर फायर अलार्म बज उठा। केलर का भाई तो सोचने लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, मगर जूली समझ गई ये शॉन का इशारा है। वो उससे अकेले में मिलना चाहता है। दोनों के बीच झड़प शुरू हुई। टकराव में जूली की पिस्तौल छिटककर दूर जा गिरी। अब उसके पास बचा था बस जेब में रखा छोटा सा चीज काटने वाला कांटा। वही उसका एकमात्र हथियार था। लेकिन जूली कोई नौसिखिया नहीं थी। इतने सालों का अनुभव अब काम आ रहा था। थोड़ी देर बाद शॉन की बंदूक भी गिर गई और दोनों बराबरी पर आ गए। लड़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने एक दूसरे से सवाल जवाब किए, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि कातिलों के बीच दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कभी दिखे भी तो समझ लो उसमें कोई चाल छिपी है। उधर यॉट पर बैठे सब लोग सोचने लगे कि जूली और शॉन इतने देर से लौट क्यों नहीं रहे। एडवर्ड ने माँ का बचाव करने की कोशिश की, मगर जितना वो समझाने लगा उतना ही बात उलझती चली गई। असल में केलर का भाई आधा सही था। जूली और शॉन वाकई एक्शन में थे, लेकिन वो रोमांटिक वाला नहीं, जानलेवा वाला एक्शन था। जूली के पास अनुभव था, पर उम्र अब उसका साथ नहीं दे रही थी। रिटायरमेंट के बाद उसके हाथ थोड़े सुस्त हो गए थे। शॉन लड़ते लड़ते बोला, तुम हमेशा बोलती ही क्यों रहती हो? जूली ने गुस्से में कहा, अब चुप रहो और मरने की तैयारी करो। दोनों थक चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं। जूली ने आखिरी कोशिश में झपटकर शॉन की गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गया और उसने जूली को उल्टा दबोच लिया। जूली पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रसोई वाला शेफ अंदर आ गया, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा, जैसे उसे ये सब बिल्कुल आम बात लग रही हो। वो बस एक नजर डालकर आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शॉन ने कहा, तुम्हें यहीं रह जाना चाहिए। जूली पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी। बस 10 सेकंड और वो दम घुटने से मर जाती।
निराशा में अचानक उसका हाथ जेब में पड़े चीज काटने वाले कांटे तक पहुंच गया। अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। शॉन ने हमेशा के लिए मुंह बंद कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे जूली चाहती थी। लेकिन रसोई में हुई इस हलचल की आवाज अब सबके कानों तक पहुंच चुकी थी। अब सबको लग गया कि जूली और शॉन के बीच रिश्ता वैसा नहीं है जैसा एडवर्ड ने बताया था। आखिरकार जूली ने सच बोल ही दिया कि वो एक कातिल है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी थी, अगर जूली ने वो हत्या वाला मिशन नहीं लिया होता तो शायद केलर अब तक जिंदा भी न होती, क्योंकि अगर वो काम किसी और कातिल को मिलता तो केलर कब की मारी जा चुकी होती। केलर ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, वो तो बस समाज सेवा का काम करती है, तो कोई उसे मारना क्यों चाहेगा। जूली ने फैसला किया कि अब उन्हें अल्बानिया जाना चाहिए। उसका एक पुराना संपर्क वहीं रहता था, वही उन्हें इस किल ऑर्डर से छुड़वा सकता था। मगर जैसे ही जूली नहाने की तैयारी कर रही थी, उसे अचानक केलर के भाई की बात सुनाई दी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी सच्चाई सामने आई। वही आदमी था जिसने केलर की हत्या का ऑर्डर दिया था। कारण बहुत सीधा था। उसे लगता था कि चैरिटी में पैसा लगाना बेवकूफी है, इससे कंपनी की इमेज को कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार इंटरनेट पर तो हमेशा कोई न कोई बुरा बोलने वाला होता ही है। वो जानता था कि केलर को मनाना मुमकिन नहीं, इसलिए उसने ठान लिया था कि उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। केलर ने गुस्से में अपने भाई को सोना रूम में बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उसे छोड़ दिया। नाव पर फैले सारे खतरे अब खत्म हो चुके थे और ये लंबा थकाने वाला दिन आखिरकार बीत गया। एडवर्ड ने अपने बचपन को याद किया। माँ हमेशा कहती थी कि वो हेडहंटर है। उसे अब समझ आया, माँ ने झूठ नहीं बोला था। बस फर्क इतना था कि वो लोगों के सिर के लिए काम करती थी, टैलेंट हायरिंग के नहीं। हालांकि केलर का भाई अब पीछे हट गया था, लेकिन संगठन ने जूली के खिलाफ जो पीछा करने का हुक्म निकाला था वो अब भी जारी था। हजारों मील दूर लंदन में एक औरत ने धीरे से अपने हाथों से कॉमिक बुक नीचे रखी। वही थी जिसने जूली के खिलाफ हथियारों को भेजा था। उसका मकसद था एडवर्ड को अपने पास लाना, ताकि वो अपने असली खानदान को पहचान सके। कुछ दिन बाद जूली सबको लेकर अल्बानिया पहुंची, लेकिन जैसे ही वे उसके पुराने दोस्त के घर पहुंचे, देखा वहां हमला हो चुका था। अखबार में भी खबर छपी थी कि उसका दोस्त गोलीबारी में मारा गया और लाश को मॉर्चरी में भेज दिया गया है। जूली को यकीन नहीं हुआ। उसका दोस्त छोटा क्यांग कहलाता था, जिसकी जान किसी लोहे से भी मजबूत थी। वो मान ही नहीं सकती थी कि वो इतनी आसानी से मर गया। जूली सबको लेकर अस्पताल पहुंची ताकि खुद अपनी आंखों से देख सके कि वो वाकई मर चुका है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने लाश पर पड़ी सफेद चादर हटाई, बस एक नजर नीचे डाली और तुरंत समझ गई ये लाश नकली है। तो आखिर उसका असली बाप कौन है? ये सोच ही रहे थे कि अचानक लाश का हाथ नीचे गिर गया। उस पर किसी ने लैटिन में 3 शब्द लिख रखे थे, लेकिन वो तीनों अब तक उसका मतलब समझ ही नहीं पाए थे। और फिर याद आया, अल्बानिया में लाश चुराना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर पकड़े गए तो कम से कम 3 साल की जेल तो पक्की। लेकिन ल्यूक की मदद से सब किसी तरह पुलिस से बच निकले। इतनी भागदौड़ के बाद केलर अब बिल्कुल टूट चुकी थी। पहले तो कातिल उसका पीछा कर रहे थे, अब अस्पताल से लाश चोरी करनी पड़ी। ऊपर से अब एडवर्ड ने सच बोल दिया। उसने कबूल किया कि जब वो पहली बार केलर से मिला था तो इरादा साफ था। वो उसे जानबूझकर करीब आया था, क्योंकि अचानक उसे एक विरासत की रकम मिली थी और उसे शक था कि ये पैसे उसके असली पिता के हैं। जब उसने जांच की तो पता चला कि ये रकम केलर के परिवार की माइनिंग कंपनी से जुड़ी है। बस तभी उसने टेनिस पसंद करने का नाटक किया और केलर के करीब आ गया। एडवर्ड को लगा कि उनका प्यार सच्चा है और सब ठीक रहेगा, लेकिन केलर ने बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता खत्म कर दिया। वो बोली, तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं चीख दूंगी और यहाँ के हर अल्बानियाई पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। बेटे को इस हाल में देखकर माँ जूली समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। बस वही कह दिया जो उसका पुराना दोस्त अक्सर बोला करता था, इसका कोई मतलब नहीं। असल में वो एक पुरानी लैटिन लाइन थी, लेकिन एडवर्ड को अचानक याद आया वही 3 शब्द जो लाश के हाथ पर लिखे थे। उसने कहा, क्या तुमने कभी सुना है 3 वर्ड्स सिस्टम के बारे में? जूली उलझन में पड़ गई। उसे आजकल की इन नई टेक्नोलॉजी की चीजों का कुछ पता नहीं था, पर शायद ये उसके पुराने दोस्त का छोड़ा हुआ कोई इशारा था। एडवर्ड ने कुछ देर मोबाइल पर काम किया और थोड़ी ही देर में सबने एक लोकेशन ट्रैक कर ली। वो एक टूटी फूटी जगह थी, जैसे कोई खंडहर। जूली ने सबको इशारे से रोका, बोली, कुछ मत छूना। मेरा दोस्त बहुत सतर्क किस्म का आदमी था, जरूर चारों तरफ अलार्म लगाए होंगे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, मुझे पकड़ो। कातिलों का एक दूसरे से मिलने का तरीका वाकई अजीब होता है। वो 3 शब्द सच में उसी आदमी ने छोड़े थे। उसका नाम था डेमियन। वो जूली का पुराना साथी था, रिटायरमेंट से पहले उसका कॉन्टैक्ट एजेंट, जो हर मिशन का इंतजाम करता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही भाड़े के सैनिकों का एक ग्रुप उसके घर पहुंच गया था। उन्होंने उससे पूछा था कि जूली कहाँ है। डेमियन ने जान देकर भी कोई जानकारी नहीं दी। वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर था, लेकिन लड़ाई में भी माहिर था। उसने एक को वहीं मार गिराया, लेकिन उसका मिशन नोटबुक एक और आदमी छीनकर भाग गया। ल्यूक किसी भी हाल में चाहता था कि कातिलों को उनके किए की सजा मिले,
लेकिन जूली ने भागने का प्लान मान लिया। वो वैसे भी रिटायर हो चुकी थी और अगर बेटे की जान बच सके तो वो किसी भी शर्त पर तैयार थी। दोनों की बात बिना किसी नतीजे के खत्म हुई और ल्यूक अकेला गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन उसी रात जब जूली आराम कर रही थी, अचानक किसी ने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। असल में डेमियन पर किसी ने दबाव नहीं डाला था, उसने खुद ही जूली को धोखा दिया था। वो जो नकली मौत और रहस्यमयी लोकेशन का खेल था, वो बस जूली का भरोसा जीतने के लिए था। आखिर कौन पैसे के खिलाफ जा सकता है, और इस बार का इनाम ही कुछ ज्यादा बड़ा था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक पास से किसी और बंदूक की आवाज आई। गोली चेंबर में भरी जा रही थी। एक प्रोफेशनल कातिल के तौर पर जूली कभी किसी पर भरोसा नहीं करती थी, सिवाय अपने बेटे के। इसीलिए उसने दिन में जानबूझकर ल्यूक को गुस्से में भगा दिया था ताकि वो खतरे से दूर रहे। लेकिन एडवर्ड पहली बार बंदूक पकड़े हुए था, उसके हाथ कांप रहे थे। डेमियन भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसे पैसे से तो प्यार था, पर अपनी जान से ज्यादा नहीं। तनाव बढ़ता गया और एडवर्ड से गलती से गोली चल गई। डेमियन हंसी रोक न सका, बोला, कम से कम कातिल का बेटा तो है, निशाना इतना खराब कैसे हो सकता है। लेकिन तभी जूली ने मौका देखकर पलटवार किया। अब जब कोई उसकी जान लेने पर उतारू हो तो रहम की कोई जगह नहीं बचती। जूली ने पलक झपकते ही डेमियन की बंदूक छीन ली। डेमियन को लगा इतने सालों की दोस्ती में जूली उसे माफ कर देगी, लेकिन जूली अब और बात नहीं करना चाहती थी। आखिरकार पहले दगा तो उसी ने किया था। फिर भी पुराने रिश्ते की इज्जत रखते हुए जूली ने उसे वहीं छोड़ दिया। ना कोई आखिरी गोली, ना कोई बदला। आसपास कोई नहीं था और उसका फोन भी टूट चुका था। 1 घंटे के अंदर वो जरूर मर जाता। अब जूली को पता लगाना था कि इनाम का ऑर्डर असल में किसने दिया। इसके लिए उसे डेमियन की वो नोटबुक चाहिए थी। लेकिन उससे पहले उसने ठान लिया कि अपने बेटे को थोड़ा ट्रेन करेगी ताकि वो खुद की रक्षा करना सीख सके। कातिल बनना मुश्किल नहीं होता, बस सही तरीके से बंदूक चलाना आना चाहिए। पहली बार दोनों हाथों से पकड़ो, उंगली हल्के से ट्रिगर पर रखो, निशाना साधो, फिर फायर करो। जूली बेहद सलीके से सिखा रही थी, लेकिन एडवर्ड के बस की बात नहीं थी। उसे खून खराबे से ज्यादा सुकून भरी जिंदगी पसंद थी। घर, पत्नी और सुकून। वो माँ की बातों को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसके दिल में अब भी अपनी मंगेतर की यादें थीं। भले ही कुछ दिन पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ हो, पर उसे लगता था अगर वो अपनी माँ की इस दुनिया से दूर हो जाए तो शायद फिर से एक आम खुशहाल जिंदगी जी सके और अपना रिश्ता बचा ले। एडवर्ड को अल्बानियन भाषा की तो एकदम समझ नहीं थी, यहाँ तक कि फोन ढूंढना भी उसके लिए मुसीबत बन गया था। लेकिन जब किसी के पास दिमाग और हिम्मत हो तो बात करना कभी मुश्किल नहीं होता। रेस्टोरेंट के मालिक ने झट से फोन पकड़ाया तो एडवर्ड ने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर मिलाया, पर दोनों का ब्रेकअप हुए कुछ ही दिन हुए थे। कैला ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत फोन फेंक दिया। लेकिन पास में उसका छोटा भाई थोड़ा समझदार निकला। उसने फोन उठाया और एडवर्ड को एक आइडिया दिया। उसने बताया कि कैला इन दिनों सेंट एम्बर नाम के एक बहुत खतरनाक केस की जांच कर रही है, जो उनके पूरे परिवार की जान से जुड़ा है। अगर एडवर्ड इस मामले में उसकी मदद कर दे तो शायद दोनों के रिश्ते फिर से ठीक हो जाएं। वैसे भी एडवर्ड का असली पेशा पत्रकार का था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सवाल पूछना और लोगों को मनाना। फोन रखने के बाद उसने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक कुछ गड़बड़ कर रहा था। जब उसने टीवी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो और उसकी माँ जूली समंदर वाले उस कत्लेआम केस के मुख्य संदिग्ध घोषित हो चुके थे। अब पुलिस पूरे यूरोप में उन्हें ढूंढ रही थी। एडवर्ड भागना चाहता था, लेकिन जाते जाते उसने तय किया कि जिस मालिक ने धोखा दिया उसका पैसा तो वापस ले ही ले, पर उसे क्या पता यहाँ की पुलिस इतनी तेज निकल जाएगी। वो जैसे ही बाहर भागा, हर एक रास्ता पहले से बंद था। घबराहट में वो एक तंग गली में घुस गया, लेकिन वहाँ की दुकानों और रास्तों के जाल में फंस गया। अब आगे पुलिस, पीछे दीवार। आखिरी रास्ता बस 2 इमारतों के बीच का था, जहाँ करीब 2 मीटर की खाई थी। एडवर्ड ने हिम्मत दिखाई, पुलिस के पहुंचने से पहले ही छलांग लगा दी। वो किसी तरह बच निकला और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ अब तक सही ही कहती थी। बाहर की दुनिया अब बहुत खतरनाक हो चुकी है। बाद में जब वो दोनों फिर से सेफ हाउस में मिले तो एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अब उन्हें सिर्फ कातिलों से ही नहीं, पुलिस से भी बचकर रहना था। जूली चाहती थी कि कुछ दिन छिपे रहें, फिर नई पहचान लेकर नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन एडवर्ड के दिमाग में अब भी अपनी शादी घूम रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो अपनी मंगेतर को मना ले तो कैला का परिवार अपनी ताकत से उनकी सारी मुश्किलें खत्म कर देगा। उसने माँ से मोबाइल लिया और तय वक्त पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल हो गया। पता चला जिस डच आदमी से वो बात कर रहा था वो पहले कैला के परिवार की कंपनी में टेक्निकल हेड था। कंपनी की ईमेल चेक करते हुए उसे सेंट एम्बर से जुड़ा एक बड़ा रहस्य मिला था। वो असल में कैला को ये सब बताकर उससे पैसे लेना चाहता था, लेकिन उस ईमेल का राज परिवार के मुखिया यानी बूढ़े लाओ बाई ने पकड़ लिया था। उसने फर्जी सबूत लगाकर उस डच आदमी को जेल भिजवा दिया। जेल के अंदर उसकी हालत बहुत खराब हो गई। हर रोज उस पर जुल्म होते रहे, यहाँ तक कि जेल के गुंडों ने उसकी 4 उंगलियां तक काट दी। काफी मेहनत के बाद वो किसी तरह वहाँ से भाग निकला, लेकिन अब उसे कैला पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। इसलिए उसने कैला के छोटे भाई से संपर्क किया, क्योंकि अगर सेंट एम्बर का राज उसके हाथ लग जाए तो वो पूरे खान परिवार की खदान कंपनी अपने नाम कर सकता था। डच आदमी चाहता था कि इस सौदे के बदले उसे जिंदगी भर की आराम की गारंटी मिल जाए।
और संयोग से एडवर्ड भी उसी देश में था। तो कैला के भाई ने कहा कि पहले दोनों मिल लो, बाकी पैसे वो बाद में भेज देगा। ऊपर से देखने में तो ये एक सामान्य डील लग रही थी, पर फोन रखते ही कैला का भाई ये सारी बात एक और औरत मैरी को बता देता है। असल में मैरी अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। वहीं दूसरी तरफ कैला ने भी खुद अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने अपने पिता के वाइन ग्लास में चुपके से नींद की दवा मिला दी। जब पिता सो गए तो वो धीरे धीरे उनकी जैकेट टटोलने लगी। जांच के दौरान उसे पता चला था कि सेंट एम्बर का राजा एक पीले लिफाफे में छिपा है। जैसे ही उसने वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ। असल में उसकी माँ की आत्महत्या के पीछे उसके पिता का ही हाथ था। अगली सुबह जब लाओबाई नींद से उठा और जैकेट की खाली जेब देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया वो पुराना राज अब ज्यादा देर तक नहीं छिपेगा। उसी वक्त दूसरी तरफ एडवर्ड की मुलाकात डच आदमी से तय जगह पर हो चुकी थी। जूली पास के एक कोने में छिपकर सब देख रही थी। उसे शुरू से ही ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो हार गई। एडवर्ड चाहता था कि पहले उस आदमी को सेफ हाउस ले जाए, फिर जब पैसे मिल जाएं तो अगला कदम उठाए। लेकिन डच आदमी को अब किसी पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, पहले पैसा फिर बात। उसे पहले धोखा बहुत भारी पड़ा था, इसलिए इस बार वो हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी एक सफाई कर्मी उन पर नजर रखने लगा। वो धीरे धीरे कूड़ेदान के पीछे से निकलकर उनके और करीब पहुंच गया। लेकिन जूली की नजर बहुत तेज थी। उसने तुरंत खतरा भांप लिया। बस वो समझ नहीं पाई कि सामने वाला कातिल बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। अगर पहले पता होता तो सीधे सिर पर निशाना लगाती। जैसे ही गोलियां चलीं, डच आदमी वहां से जान बचाकर भाग गया। एडवर्ड भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उसे लग रहा था ये मौका उसकी शादी और रिश्ता दोनों बचा सकता है। लेकिन आसपास दुश्मन बहुत थे। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। दोनों दौड़ते दौड़ते एक अंधेरे पार्किंग एरिया में घुस गए। जगह बहुत छोटी थी, छिपने की कोई खास जगह नहीं बची थी। तभी वक्त पर जूली वहां पहुंच गई। अब बेटे की लाई हुई मुसीबत मां को ही सुलझानी थी। पार्किंग के तंग रास्तों का फायदा उठाते हुए जूली ने दो कातिलों को बड़ी तेजी से खत्म कर दिया। लेकिन जब वो चुपके से तीसरे कातिल के पीछे पहुंची तो उसने रियर व्यू मिरर में देखकर खतरा भांप लिया। दोनों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई। खतरे के उस पल में जूली ने जमीन से टूटा हुआ कांच उठाया और कुछ ही सेकंड में बाकी कातिलों का भी काम तमाम कर दिया। उसने एडवर्ड से कहा कि वो पहले सेफ हाउस लौट जाए और खुद पीछे रुककर सब संभालने लगी। लेकिन जैसे तैसे जब दोनों ऊपर तक पहुंचे तो सामने वही औरत खड़ी थी, वो पहली वाली महिला कातिल। Come with me! एडवर्ड कुछ पल को हिचकिचाया, फिर आखिरकार कार में बैठ गया। लेकिन डच आदमी कार के बाहर ही रह गया, क्योंकि मैरी का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे एक्सेलरेटर दबाया और वहां से निकल गई। बेचारी वो महिला कातिल जिसे किसी को मारने का ऑर्डर मिला था, उसे खुद अपने ही बॉस ने मार डाला। हाँ, सही समझे। असल में इन सब कातिलों को मैरी ने ही काम पर रखा था। उसका असली मकसद था एडवर्ड को अपने साथ ले जाना। लेकिन दिक्कत ये थी कि एडवर्ड अब एक वांटेड क्रिमिनल था। आगे एक पुलिस चेक पॉइंट दिखाई दे रहा था, तो मैरी ने कार रोक दी। उसने एडवर्ड से कहा कि वो कुछ देर ट्रंक में छिप जाए। गार्ड ड्यूटी पर बहुत सख्त थे। उन्होंने मैरी का अमेरिकी पासपोर्ट देखकर पूछताछ शुरू कर दी। आप यहाँ क्या करने आई हैं? सब ठीक चल रहा था जब तक उसने खुद ये नहीं कह दिया कि वो ट्रंक खोलकर चेक करेगी। ट्रंक में कोई हथियार नहीं था, बस एक वांटेड आदमी छिपा बैठा था। एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी उस औरत ने खुद को उसकी फूफी बताया, यानी उसके पिता की बहन जो उसे बचाने आई है। एडवर्ड को यकीन नहीं हुआ, पर जब मैरी ने बताया कि उसके टखने पर एक जन्म का निशान है और उसके पिता का नाम एलन है जो किसी कॉमिक के हीरो जैसा है, तो एडवर्ड का शक थोड़ा कम हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो पेट्रोल पंप पर रुके, मैरी पानी लेने दुकान में गई तो एडवर्ड ने पीछे की सीट पर एक हाथ से बनी कॉमिक देखी। उसमें बहुत अजीब और गुस्से से भरी कहानी थी और उसका मुख्य किरदार हूबहू एडवर्ड जैसा दिख रहा था। एडवर्ड हैरान रह गया। तभी मैरी थोड़ी घबराई हुई कार में वापस आई। उसने कहा कि वो और एडवर्ड 30 साल से अलग हैं, तो उसने अपने जज्बात निकालने के लिए कॉमिक्स बनानी शुरू की। और जहाँ तक इस बिछड़ने की वजह की बात है, वो सब पता चल जाएगा जब एडवर्ड अपने पिता से मिलेगा। ये सुनकर एडवर्ड बहुत भावुक हो गया, क्योंकि उसे हमेशा लगा था कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है। लेकिन मैरी ने अभी कुछ वक्त पहले ही कहा था कि एडवर्ड के पिता का नाम एलन है और अब वो कह रही थी कि उसका नाम रे है। स्पष्ट था वो झूठ बोल रही थी। एडवर्ड उतना सीधा नहीं था जितना दिखता था। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला। मैरी के हाथ में बंदूक थी। अगर एडवर्ड पेट्रोल पंप के स्टाफ से मदद मांगती तो वो खुद भी मारी जाती और दूसरों की जान भी खतरे में पड़ती। वो अब शहर से दूर सुनसान इलाके में थी और उसके पास फोन भी नहीं था। मजबूर होकर उसे पास के फोन बूथ से मदद मांगनी पड़ी। अच्छी बात ये थी कि उसकी माँ जूली ने उसे एक नंबर पहले ही दे रखा था। लेकिन असलियत में मैरी का इरादा एडवर्ड को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसे एडवर्ड की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ उसी की मदद से वो एडवर्ड के पिता की छोड़ी हुई विरासत तक पहुंच सकती थी। उधर बेटे से बिछड़ने के बाद जूली ने डच आदमी को सेफ हाउस में लाकर रखा। असल में वो आदमी सियांगतान के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने बस कंपनी की एक ईमेल में देखा था कि सियांगतान का मामला कैला के परिवार की जान मौत से जुड़ा है, इसलिए उसने ब्लफ मारा
ताकि कुछ पैसे उगा सके और बुढ़ापे का गुजारा कर सके। जूली इस बात पर गुस्से में थी। उसे लगा कि अब डच आदमी किसी काम का नहीं रहा, तो क्यों न उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन तभी फोन की घंटी ने उसकी जान बचा ली। कॉल पर ल्यूक था। असल में जब से वो लोग अलग हुए थे, ल्यूक ने सड़क किनारे एक अखबार में जूली और एडवर्ड का वांटेड नोटिस देखा था। अपने मारे गए दोस्तों और परिवार को याद करके ल्यूक ने तय किया कि वो आगे आएगा और जूली के हक में गवाही देगा। मगर जब वो अपने पुराने अड्डे पर लौटा तो उसने देखा कि डेमियन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। डेमियन ने कहा था कि उसका टास्क लॉग वाला नोटबुक चोरी हो गया है, लेकिन ल्यूक को यकीन नहीं था, तो उसने उससे पूछताछ की, अपने हाथ में लिए बोन नाइफ के साथ। आगे जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। आखिर में डेमियन ने हार मान ली और नोटबुक सौंप दिया, लेकिन उसमें की सारी जानकारी एन्क्रिप्टेड थी, जिसे डिकोड करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी। और डच आदमी पहले एक प्रोग्रामर रह चुका था, तो जूली ने सोचा कि उसे अभी जिंदा रखना ही बेहतर होगा। सबने तय किया कि वे ल्यूक के घर मिलेंगे, जो ग्रीस और अल्बानिया की बॉर्डर पर था, मतलब थोड़ी सुरक्षित जगह। वहाँ जब डच आदमी ने नोटबुक के साथ रखी फ्लॉपी डिस्क देखी तो वो बहुत उत्साहित हो गया। वो बोला, ये तो सिर्फ मैं ही क्रैक कर सकता हूँ। और फिर बोला, लेकिन इसके लिए कुछ मेहनताना तो बनता है। हालांकि अब उसके 4 उंगलियां नहीं थीं, इसलिए कोडिंग की रफ्तार भी बहुत धीमी थी। इस काम में वक्त लगने वाला था। जूली ने देखा कि वो ठीक से काम कर रहा है, तो थोड़ी निश्चिंत होकर ल्यूक से बातें करने लगी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ऊपर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। डच आदमी ने ल्यूक की मां को बंधक बना लिया था। वो चाहता था कि जूली उसे उसके पैसे दे। जूली उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर डच आदमी किसी की नहीं सुन रहा था। उसने कहा, मुझसे व्हाइट हाउस में हैकिंग करवाना मुमकिन नहीं। फिर बोला, चलो अब सब खत्म ही सही, साथ मरते हैं। और बस वो नोटबुक का सारा डेटा डिलीट करने ही वाला था। पीछे से ल्यूक की मां ने हमला किया। आखिर रसोई घर उसका इलाका था, कोई भी वहां उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही डच आदमी काबू में आया, सबको आखिरकार वो अनलॉक हुआ नोटबुक मिल गया, लेकिन उसके अंदर का डेटा बहुत ज्यादा था। अब सवाल ये था कि खोज शुरू कहां से करें। तभी कैला का फोन आया। उसका छोटा भाई सब कुछ कबूल कर चुका था। असल में वही और मैरी मिलकर कातिल को हायर करते हैं, ताकि शादी के दिन जूली को मार सके और एडवर्ड का अपहरण कर लें। लेकिन जब मिशन फेल हो गया तो मैरी ने इनाम कई गुना बढ़ा दिया, और वो रहस्यमयी सियांगतान असल में जूली पर हुए हमलों की असली वजह थी। कैला को अब अपने पिता के लिफाफे से पता चला कि सियांगतान दरअसल उसकी मां के पाले हुए एक पूडल कुत्ते का नाम था, और साथ ही एक हत्या मिशन का कोडनेम भी। कई साल पहले जब कैला का परिवार कंपनी के दिवालिया होने के कगार पर था, तो उसके माता पिता ने जोखिम उठाकर एक हथियार व्यापारी से गैर कानूनी सौदा किया। लेकिन सौदे के बाद जब वो लोग उस व्यापारी के कंट्रोल से निकलना चाहते थे, तो उन्होंने उसी को मरवाने के लिए कातिलों को हायर कर लिया। उसके बाद कैला की मां अपराध बोध में आत्महत्या कर लेती है और पीछे एक खत छोड़ जाती है, जिसमें सारी सच्चाई लिखी होती है। ये बात अगर कभी बाहर आई तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मगर अब एडवर्ड को बचाने के लिए कैला को इन सब बातों की परवाह नहीं रही। सबने मिलकर सियांगतान शब्द सर्च बॉक्स में टाइप किया और आखिरकार उन्हें उस मिशन की लॉग फाइल मिल गई। लेकिन जूली हैरान रह गई, क्योंकि उस मिशन को पूरा करने वाली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद वो थी। 30 साल पहले जूली जवान थी, लेकिन नाम बड़ा था। कातिलों की दुनिया में उसकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो अपने काम की पक्की और निडर थी। उस रात उसने अकेले ही 10-15 हथियारबंद गार्ड्स को खत्म किया और आखिरकार अपने टारगेट तक पहुंच गई। पर उसने सोचा भी नहीं था कि वो आदमी पैसे की थैली फेंककर उसे खरीदने की कोशिश करेगा। वो बोला, चाहे वो तुम्हें कितना भी मुआवजा दें, मैं तुम्हें सलाह दूं, उसे मत मानना। लेकिन उस आदमी ने जूली की लगन को कम आंका था। जूली सच में अपने काम से प्यार करती थी। मिशन पूरा होने के बाद उसे याद आया कि जाने से पहले उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। उसने जेब से निकाल कर देखा, उस पर 2 लाइनें थीं। वो उलझन में थी कि क्या अब उसे मां बनना चाहिए या नहीं। तभी पीछे के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। जूली ने उस हथियार व्यापारी के बच्चे को उठा लिया और उसे अपने साथ ले गई। लेकिन बाद में एक मिशन के दौरान वो गर्भपात का शिकार हो गई और फिर उसने अपना सारा प्यार उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा था एडवर्ड। जहाँ तक मैरी की बात है, बहुत मुमकिन है कि वही एडवर्ड की असली माँ हो। सोचा जाए तो एडवर्ड की किस्मत वाकई खराब थी। उसकी मंगेतर के परिवार ने उसकी पालक माँ को ही पैसे देकर उसके असली पिता को मरवाया। लेकिन कैला ने एक और बात गौर की। एडवर्ड के पिता ने उसके नाम पर एक ट्रस्ट फंड बनाया था, जो वो 30 साल की उम्र में ही ले सकता था। इसलिए बहुत मुमकिन है कि मैरी ने एडवर्ड का अपहरण ममता की वजह से नहीं, बल्कि पैसों की वजह से किया था। दरअसल ये सब पैसों के लिए था। बाशिरा ने तुरंत साथ देने का फैसला किया। भले ही जूली पर अभी भी वांटेड नोटिस लगा था, लेकिन कैला की चालाकी और कॉन्टैक्ट्स की वजह से वो सब प्राइवेट जेट से सीधा स्पेन पहुंच गए। कैला ने उनके लिए हथियार और गोलियां भी तैयार रखी थी। अब एडवर्ड बाद में जो भी सोचे, जूली और कैला तो उसे अपना परिवार मान चुकी थी। इधर दूसरी तरफ एडवर्ड को भी मैरी से पूरी सच्चाई पता चली। घटना का सिलसिला लगभग वही था जो जूली ने बताया था। बस फर्क इतना था कि मैरी ने खुद को बहुत बहादुर दिखाया। उसने कहा कि वो एडवर्ड की रक्षा करते हुए जूली से भिड़ी
और गोली लगने से गिर पड़ी, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गई। 2 साल तक बिस्तर पर रही और तब जाकर ठीक हुई। इतने सालों में वो अपने बेटे को ढूंढती रही और कॉमिक्स ही उसका सहारा बना रहा। लेकिन जैसे ही घर के बाहर हलचल मची, एडवर्ड चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया। मैरी की बातों में मिठास तो थी, लेकिन एडवर्ड ने एक शब्द भी नहीं माना। अगर वो सच में उसकी माँ होती तो पहली मुलाकात में खुद को बुआ नहीं कहती। उसी वक्त जूली भी चुपके से विला में घुस चुकी थी। भले ही वो अब रिटायर हो चुकी थी, लेकिन उसका तजुर्बा कम नहीं था। उसे पता था कि पहले सीसीटीवी रूम के गार्ड को खत्म करना होगा, फिर धीरे धीरे बाकी सिक्योरिटी को हटाना होगा। जब मेन रूम के भाड़े के सैनिकों को शक हुआ, तब तक वो नीचे के बेसमेंट में पहुंच चुकी थी और वहां उसकी मुलाकात एडवर्ड से हो गई। माँ बेटे का मिलना खुशी की बात होनी चाहिए थी, पर एडवर्ड के मन में बस एक सवाल था, क्या उसके पिता को सच में जूली ने ही मारा था? जूली थोड़ी देर चुप रही, फिर मजबूरी में सिर हिलाकर सच कबूल लिया। उसने कहा, हाँ, पर वो एक मिशन था और तुम्हारे पिता कोई अच्छे इंसान नहीं थे। अब एडवर्ड के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसका असली बाप, जिससे वो कभी मिला नहीं, दूसरी तरफ वो औरत जिसने उसे 30 साल तक पाला। वो सोच ही रहा था कि स्पीकर से मैरी की आवाज आई। असल में वो भी एडवर्ड की असली माँ नहीं थी, वो तो बस उसके पिता की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। एडवर्ड का जन्म सरोगेसी से हुआ था और अब अपने एक्स के पैसे पाने के लिए वो सचमुच माँ बनने को भी तैयार थी। ये सुनते ही जूली ने सीधे गोली चलाकर सिक्योरिटी मॉनिटर उड़ा दिया। अब जरूरी था कि किसी तरह वहां से निकलें, लेकिन एडवर्ड अपने सच को लेकर पूरी तरह टूट चुका था। जूली ने पहले से लगाए बम का इस्तेमाल किया, गार्ड्स का ध्यान भटकाया और फिर मौके पर मैरी को पकड़ लिया, उसे बंधक बना लिया। पर मैरी घबराई नहीं। दरअसल उसने पहले ही एडवर्ड को जहर दे दिया था। वो बोली, अगर माँ बेटे का रिश्ता इतना गहरा है तो चलो एक सवाल हल करो। अगर तुम जूली को अपने हाथों से मार दोगे तो मैं तुम्हें जहर की दवा दे दूंगी, वरना बस तुम्हें देखना होगा कैसे बेटा माँ की गोद में मरता है। जूली कुछ पल के लिए भीतर से टूट गई, फिर बिना झिझके उसने पिस्तौल एडवर्ड की ओर बढ़ा दी। इतने सालों से उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अगर आज उसकी मौत एडवर्ड के हाथों होती तो शायद उसे भी सुकून मिल जाता। एडवर्ड के हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग में बस माँ के साथ बिताए पल घूम रहे थे। शायद मैरी का सवाल किसी और तरह से भी जवाब पाया जा सकता था। और तभी मैरी अपनी ही चाल में मारी गई। उसकी मौत के साथ ही विला के सारे भाड़े के सैनिक बिखर गए। इधर ल्यूक ने भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल देखी, वही आदमी जिसने उसके घर वालों को टापू पर बेरहमी से मारा था। वो गुस्से में बंदूक उठाने ही वाला था कि तभी कैला अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ पहुंच गई। उसने शियांगतान का राज न खोलने की शर्त पर पूरे खानदान की ताकत झोंक दी थी। जब उसके पास अलौकिक ताकत थी तो उसे खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। कैला के गार्ड्स हर जगह से बुलाए गए एक्सपर्ट थे। साधारण भाड़े के सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पाए। थोड़े ही वक्त में उन्होंने पूरे विला को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब मैरी मर चुकी थी और जहर की दवा कहाँ है किसी को नहीं पता। अस्पताल बहुत दूर था, गाड़ी से ले जाना नामुमकिन था, इसलिए कैला ने फिर अपनी शक्ति का सहारा लिया। जैसे ही एडवर्ड को हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया, ल्यूक ने अपने दुश्मन को पुलिस के हवाले कर दिया। एक तो इसलिए ताकि जूली और एडवर्ड पर से आरोप हट जाएं, और दूसरा क्योंकि वो खुद उस राक्षस की तरह नहीं बनना चाहता था जिसके हाथ खून से सने हों। 3 महीने बाद एडवर्ड पूरी तरह ठीक हो गया। उसने तय किया कि वो अतीत की नफरत को भुला देगा। एक ऐसे पिता के लिए जीना जो अब सिर्फ यादों में है, उससे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को संभालना जो उसके साथ हैं। और जब एडवर्ड और कैला की शादी हुई तो माँ जूली की दुआओं से वो पल पूरा हो गया। उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रही।